हमारा टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2020, 2019, 2017 की सप्लीमेंट्री, 19 के भी सप्लीमेंट्री, 19 के एनुअल में, 2018 में एनुअल में, 2014 में एनुअल में, 2017 में एनुअल में, 2016 में एनुअल में, 2015 में एनुअल में और 2014 के एनुअल में, 2015 के एनुअल में और 2014 की सप्लीमेंट्री में आया। ठीक हो गया। सवाल कौन सा? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ब्लैक लॉ डिक्शनरी के हिसाब से उसमें क्या है लिखेंगे, फिर मीनिंग लिखेंगे, फिर डेफिनेशन ऑफ टर्म लेजिस्लेशन लिखेंगे। सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, फिर हमने जनरल डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर लिखना है। उसके बाद सर्कमस्टेंसेस, रीज़न, फैक्टर्स, ये सब कुछ लिखना है। इनमें हमने क्या लिखना है, इनमें प्रेशर अपॉन पार्लियामेंट क्या है इसका। इसके बाद हमने टेक्निकलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर लिखनी है इसकी। उसके बाद हमने नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। फिर इसमें और क्या है, इसमें नीड फॉर एक्सपेरिमेंट्स की है। उसमें बाद इमरजेंसी में है। उसके बाद कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद सिक्योरिटी इन लॉ मेकिंग प्रोसेस टिल इट्स इन्फोर्समेंट है। उसके बाद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। उसके बाद नीड फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक है। उसके बाद मेन फैक्टर्स, मेन फॉर्म्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखनी है इसकी कौन कौन सी हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हमने उसकी टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन कौन सी है। उसके बाद उसकी डायरेक्शन ऑफ बेस्ड क्लासिफिकेशन कौन सी है। पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन कौन सी है। उसके बाद हमने अथॉरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन कौन सी है। उसके बाद नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन कौन सी है। ये सब क्लासिफिकेशन देखने के बाद लिमिटेशन फैक्टर्स विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड देखने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल एंड सेफगार्ड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर क्या है। इसमें हमने जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखना है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखना है। उसके बाद हमने डेलीगेशन कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड चेक करना है क्या है। उसके बाद हमारे पास अगली जो हेडिंग आएगी उसमें हमने डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल सुप्रीम सब्सटैंटिव लेजिस्लेशन एंड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है वो देखना है। उसके बाद हमने एक्सेसिव डेलीगेशन इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये देखना है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन, अगले पॉइंट जो मतलब अगला सवाल भी जो आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन डिफरेंट कंट्रीज़ क्या है। उसमें हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन यूके लिखना है, यूएसए देखना है। उसके बाद हमने इसकी थ्योरी देखनी है, ये सब हमने देखनी है। उसके बाद जब हम थ्योरी देख लेंगे, डेलीगेशन इन इंडिया में क्या है, डेलीगेशन इन पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आर्टिकल कौन कौन से में है। पाकिस्तान में आर्टिकल 88, आर्टिकल 99, आर्टिकल 154, आर्टिकल 198 का 198 का सब 6 है, 71 का सिर्फ आर्टिकल 71 का 4 है, आर्टिकल 72 का 1 है, इन सब में। इसके अलावा जो सवाल आ सकता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, ये सारे सवाल हमारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के मुतालिक हमारे पेपर में आ सकते हैं और ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक हो गया। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो हमारे पेपर में आ सकता है। उसके मुतालिक हमारे पास कौन कौन से सवाल आ सकते हैं वो सब कुछ हमने देख लिया। पहले हमारे पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लिखा आ सकता है, उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आ सकती हैं उसकी, उसके बाद हमें इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ सकता है। ये सब कुछ हमें, ये सवाल हमें डिफरेंट तरीक़ों से आ सकता है। हमने इसको अब कैसे पढ़ना है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इसके इंट्रोडक्शन में है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ ऑल्सो नॉन एज एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग और सबऑर्डिनेटिव लेजिस्लेशन। ठीक हो गया। इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लॉ डिक्शनरी, जब हम लिखेंगे तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी में हम क्या लिखेंगे। ठीक होगा। इसमें हमने लिखना है कि सुप्रीम लेजिस्लेशन है कि 2 कैटेगरीज हैं, एक सुप्रीम लेजिस्लेशन है, दूसरा रूल मेकिंग या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग। ठीक है। अब हमने इसको लिखना कैसे है, उस ब्लैक लॉ डिक्शनरी में लिखा हुआ क्या है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी में ऐसा लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। ठीक हो गया। ये मैंने आपको बता दिया कि 2 कैटेगरी हैं इसकी। पहली में है प्रिंसिपल और सुप्रीम लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल या सुप्रीम लेजिस्लेशन, उसके बाद एंड लिखा हुआ है मतलब और। अब हम 2 पॉइंट पे क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक हो गया। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक, ये हमने ऊपर लिख दिया।
उसके बाद क्या हमने फॉर्मल प्रोडक्ट पार्लियामेंट के है जो कि हमें लेटर कंटेन करता है मैस ऑफ लॉ जो फॉर्मुलेट होता है बाय द डिपार्टमेंट से, ठीक है, डिपार्टमेंट से जो फॉर्मुलेट होता है। हमने लाइन में क्या बताना, द फॉर्मर इज़ द प्रोडक्ट of the parliament whereas the letter contain the mass of the law formulated by the department. The former is product of parliament, former product है parliament का, whereas the letter contain जैसे कि जबकि letter contain करता है mass of law का mass formulated by the department, formulate कहाँ से होता है, department से। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो डिफाइन हुआ है सर सिल कॉरल्स में, उन्होंने क्या बताया इस बारे में, ठीक है। सर सिल कॉरल्स कह रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है जो मल्टी डाइनस है और स्टैट्यूट है जो कि इनकम्प्लीट है, वुड नॉट ओनली बी इनकम्प्लीट बाय मिसलीडिंग, ठीक है, जो कि मिसलीडिंग से जो कि सिर्फ इनकम्प्लीट नहीं है, यहाँ तक कि unless if be read along with the delegate legislation will amplify amend it, ठीक हो गया। उसमें amplify amend भी है, डेलीगेट लेजिस्लेशन विच एम्पलीफाइज, डेलीगेटेड जो एम्पलीफाइज करता है अमेंड्स इट, इसे चेंज करता है। जबकि विद द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, अब हम अगली बात बता रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ है इसका प्रोसेस है 20th सेंचुरी से हुआ था। ये हमने पिछले सवाल में भी पढ़ा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो ग्रोथ हुई है वो 20वीं सदी से हुई है। इसमें बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रोसेस है विद द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इन 20th सेंचुरी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की ग्रोथ के साथ 20वीं सदी में एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग और सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और डेलीगेट लेजिस्लेशन हैज़ एज्यूम ट्रिमेंडस प्रोपोर्शन एंड इम्पोर्टेंस, ठीक हो गया। उसके साथ इनको भी क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंस मिली। मतलब आज के दौर में यहाँ इनफैक्ट द सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज क्वा लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक हो गया। मतलब आज के दौर में लेजिस्लेशन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये क्वासी लेजिस्लेशन है, फंक्शन परफॉर्म करता है एग्जेक्टिव इफ के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के। उसके बाद मीनिंग क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, कि व्हेन द फंक्शन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज इंटरेस्टेड टू ऑर्गन अदर देन द लेजिस्लेटर by the legislature itself, the legislation made by such organ is called delegated legislation, ठीक हो गया। what the function of legislation, जब फंक्शन होता है लेजिस्लेशन का, जब when the function of legislation is interested to the organ में other than the legislature, legislature के अलावा by the legislature itself, legislature से ही होता है, legislation में बनता है उस organ से, उसे हम delegated legislation कहते हैं। अब हमने डिफ़ाइन क्या करनी है, टर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की टर्म जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। हमारे पास हल्सबरी की हल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड में क्या है, अकॉर्डिंग टू द हल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड द मीनिंग एक्सप्रेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमें दिया गया है वो क्या है, when an instrument legislature nature is made by an authority in exercise of power delegated conferred by the legislature is called the subordinate legislator, ठीक हो गया। ये हमें लॉ ऑफ इंग्लैंड हल्सबरी से पता चल रहा है। उसके बाद मतलब जो हमें डेफिनेशन बताई गई होगी ना, जिस मर्ज़ी की डेफिनेशन होगी, जितनी भी हमने डेफिनेशन याद करनी है, हमने जब भी हम सवाल का जो भी जवाब देंगे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना, फिर डेफिनेशन लिखनी है, और जो भी डेफिनेशन लिखनी है वो वैसे ही लिखनी है जैसे कि हमें दी गई है, कि जैसे कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी में हमें बताया गया, हमें सेलमेंट में बताया गया, जहाँ मर्ज़ी से बताया गया, जिसके भी हम अल्फाज हैं हम उसी के अल्फाज लिखेंगे, उसमें हम किसी किस्म की चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो चीज़ें हम लिख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद सिंपल डेफिनेशन क्या, अकॉर्डिंग टू द जेन एंड जेन के मुताबिक क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यूज़ होती है दो मीनिंग में, एक हमें एक्सरसाइज सब ऑर्डिनरी एजेंसी होती है लेजिस्लेटिव पावर में, या लेजिस्लेशन होता है लेजिस्लेचर टू बाय द लेजिस्लेचर होता है, ठीक हो गया। और दूसरी हमें दूसरे पॉइंट में बताया गया, और कह के हमें या का है, या दूसरी बात क्या हो सकती है, जो सब ऑर्डिनेटरी रूल है उनके जो दम साल मतलब सब ऑर्डिनेटरी जो खुद से हैं बने हुए हैं सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी से
है वो क्या कर सकते हैं, परजुएंस ऑफ द पावर कन्फर्ड ऑन इट बाय लेजिस्लेचर, ठीक है ना, परजुएंस कर सकते हैं पावर जो कि ऑन बाय द लेजिस्लेचर हैं, ठीक है, जो कि पावर जो लेजिस्लेचर से है वो क्या कर सकते हैं, वो परजुएंस कर सकते हैं। उसके बाद जनरल डेफिनेशन क्या है, जनरल डेफिनेशन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है क्या, एक्सप्रेशन है वो जो कवर करती है मल्टीट्यूड कन्फ्लुएंस की मल्टीट्यूड को कवर करी है, और ये क्या है एक्सक्यूज है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर में क्या लिखा हुआ है, नोमेनक्लेचर में लिखा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है डेजिग्नेटेड है सिवरल नेम से, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है बाय गिविंग द साइंटिफिक नेम, मतलब कि एक चीज़ है इसका एक जगह में एक नाम है, दूसरी जगह में दूसरा नाम है, पर एक नाम है जो हर जगह में वही नाम पर लाया जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ डेजिग्नेटेड बाय द सेवरल नेम्स, ठीक है, इसे मुख्तलिफ नाम से बुलाया जा सकता है। रेगुलेशन बाय लॉज और ऑर्डर ईटीसी, ठीक हो गया, वो कौन कौन सा रेगुलेशन बाय लॉज वगैरह, ठीक हो गया। द टर्म्स द टर्म इज़ मोर कॉमनली इम्प्लाइड, जो रूल्स द टर्म रूल्स जो ज़्यादा रूल्स टर्म है मोर कॉमनली इम्प्लाइड है। उसके बाद रेगुलेशंस है डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर में, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हमने क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अगले अल्फाज में कह सकते हैं स्टैट्यूट प्रोवाइड करता है पावर को रूल्स बनाने में, जबकि जनरल पॉलिसी है हमें दी है, स्पेसिफाइड स्टैट्यूट है डिटेल में है छोड़ दिया, स्पेसिफाइड करता है जो रूल्स को, ये सब कुछ जो है हम लोगों ने इस पर बाद में बता देना। उसके बाद हमने सर्कमस्टेंसेस रीज़न फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटिलाइजेशन बताने हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रेशर अपॉन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट पे प्रेशर है वो क्या है, ठीक हो गया। एट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्स ऑफ द स्टेट एक्टिविटी द बल्क ऑफ लेजिस्लेशन इज़ सो ग्रेट, ठीक हो गया कि बल्क ऑफ लेजिस्लेशन इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट है। इसमें इसमें पॉसिबल नहीं है कि लेजिस्लेचर जो है डिवोट किया जाए सफिशिएंट टाइम में, या ऐसे डिस्कस किया जाए तमाम मैटर्स को, इसीलिए जो लेजिस्लेचर है फॉर्मुलेट किया जाता है स्केलेटन और एम्पावर किया जाता है एग्जेक्टिव को, और टू फेल इन डिटेल इसीलिए जो है इसको इशूइंग नेसेसरी किया, इसके नेसेसरी रूल्स किए गए हैं इशूइंग, और उसको रेगुलेट किया गया है बाय लॉज से, ठीक हो गया। उसके बाद टेक्निकलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या है, बाज़ औक़ात जो सब्जेक्ट मैटर होता है लेजिस्लेशन का जो रिक्वायर किया जाता है टेक्निकल होता है नेचर में है, जो लेजिस्लेचर होता है खुद से जो आता है कॉमन का वो नहीं हो सकता, एक्सपेक्ट नहीं हो सकता लेजिस्लेट में और परफेक्टनेस में, और वो जो होता है प्रायर कंसल्टेशन होती है असिस्टेंस की जो एक्सपर्ट्स में, ऐसा भी हो सकता है कि रिक्वायर हो, मे बी रिक्वायर हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स में भी रिक्वायर हो सकते हैं। पार्लियामेंट जो है उसको बेस्ट पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंट में जो बेस्ट पॉलिटिशियन है, बट वो जो है नॉट एक्सपर्ट, वो इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हो सकते कि वो हाईली टेक्निकल मैटर्स में को इस तरह डील कर सकें, ठीक हो गया। लेजिस्लेचर पावर जो है कॉन्फर्ट करती है एक्सपर्ट्स को, वो डील कर सके टेक्निकल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रग्स वगैरह को। उसके बाद हम इसको नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है इस चीज़ में वो हम देखेंगे है, जबकि लेजिस्लेचर जो है इनेक्ट करता है, लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट करती है, ये पॉसिबल है फॉर इसके लिए कि तमाम कॉन्टीजेंसीज हैं जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उस तक पहुंचा जा सके। उसके बाद अमेंडमेंट जो है स्लो है, और हम इसको कर सकते हैं इस प्रोसेस को हम अडॉप्ट तो कर सकते हैं, मगर जो हमारी डिवाइसेस डेलीगेशन की हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की है, वो एग्जेक्टिव इफ उसे मिल सकता है कैन मीट द सिचुएशन एक्सपेडियसली। उसके बाद इसलिए हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो रिक्वायर है लेस फॉर्मल प्रोसीजर है, और और ये हमारा गुड डिवाइस फॉर फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकता है। उसके बाद नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट भी है। इसके बाद हमने जब नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमारी जो प्रैक्टिस है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वो हमें एक काबिल कर सकती है, इस काबिल कर सकती है कि हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कि एक्सपेरिमेंट करें। ये हमारा मेथड है जो कि हमें परमिट करता है कि हम जल्दी, जो हमें इजाज़त देता है कि जब हम जल्दी यूटिलाइज़ करें एक्सपीरियंस को और इम्प्लीमेंटेशन को जो कि नेसेसरी हैं चेंजेस के लिए एप्लीकेशन की।
उसके बाद प्रोविजंस हैं जो इसकी रोशनी में हमें एक्सपीरियंस में लो लेवल में है, जैसा कि रोड की ट्रैफिक के मैटर हैं, एक्सपेरिमेंट में हमें कंडक्ट किए जा सकते हैं इनमें इन द लाइट ऑफ इट्स एप्लीकेशन, जो कि ज़रूरी है चेंजेस, जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस कुड बी मेड। ठीक हो गया। ये अगर चेंज जो है रूल्स का रेगुलेशंस में हम देख लें, हमें नज़र आए फाउंड टू सेटिस्फैक्ट्री, जो कि हमें सेटिस्फाई कर सकते हैं वो इम्प्लीमेंट हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो है हमें फाउंड करते हैं डिफेक्टिव डिफ़ेक्ट क्या हमारे इसकी इमीडिएटली क्या डिफ़ेक्ट जो इसके डिफ़ेक्ट हैं उससे हम क्योर कर सकते हैं, मतलब हम उसको मालूम करके हम उसके हल कर सकते हैं, उसको मसाइल को जल्द अज जल्द हल कर सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी में हमें इसमें क्या बताया गया है, इमरजेंसी में हमें बताया गया कि इमरजेंसी का जो टाइम होता है क्विक एक्शन ले सकते हैं, ये हमें रिक्वायर टू बी टेकन कर सकते हैं, मतलब हम कोई इमरजेंसी में कोई एक्शन है जल्दी ले सकते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेस है इक्विप्ड नहीं है, इज़ नॉट इक्विप्ड है प्रोवाइड करने के लिए अर्जेंट और जल्दी सोल्यूशन के लिए किसी सोल्यूशन तक हम किसी सोल्यूशन तक जल्दी पहुंच सकें। डेलीगेटेड रेजोल्यूशन है, ये जो कन्वीनियंट है, मतलब एक ज़रिया है और जो कि हमें किसी भी पॉसिबल रेमेडी तक जल्द इमरजेंसी में टाइम पे पहुंचा सके। रेमेडी इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, मतलब हमें रेमेडी दे इमरजेंसी के टाइम पे। उसके बाद हम कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कम्प्लेक्सिटी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक्सपेंशन है फंक्शंस की स्टैट्यूट के, जो कि इकोनॉमिक सोशल स्फेयर है जो कि रेंडर्ड है ज़रूर, जो कि जल्दी कर से रेंडर्ड इट नेसेसरी टू बी रिजॉर्ट। ठीक हो गया, जो कि रेंडर्ड कर सकते हैं नेसेसरी टू रिजॉर्ट नए फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन के, और जो हमें दिए गए हैं वाइड पावर्स हैं तो इसकी वेरियस कई अथॉरिटीज़ के जो कि सूटेबल हैं कई मामलात में जो कि सूटेबल हैं। उसके बाद अगली बात है सिक्योरिटी इन लॉ मेकिंग प्रोसेस ऐसे टिल इन्फोर्समेंट है। कैसे है ये इन्फोर्समेंट, इस तरह है कि जो हमारे कुछ सिचुएशंस है जो कि ज़रूरी हैं लॉ में, मस्ट नॉट बी नॉन एनीबॉडी, जो कि किसी को पता ही नहीं है टिल इट कम्स इनटू द ऑपरेशन, जब तक कि वो किसी अमल में या किसी उसमें ऑपरेशन में ना आ जाए। सिक्योरिटी जो है हासिल की जा सकती है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से, क्योंकि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है हमेशा खुला होता है टू ऑल, ओपन टू ऑल, सबके लिए हमेशा खुला हुआ है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कैसे है, आज के दौर में जो ग्रोइंग इमरजेंसी है आइडिया डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का जो है वो हमारा स्ट्रक्चरेशन ऑफ लॉ है, इसके बाय दोज हु आर सपोज टू गवर्न बाय इट, जो कि इसको गवर्न करना चाहते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट है उनके लिए इनके लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि हमें बढ़ा देने चाहिए, जो कि प्रूव है मिथ में जो बात प्रूव भी है। उसके बाद नीड फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक है, हमें क्या ज़रूरत है या किस चीज़ की रेगुलेशन और कंट्रोल की इकोनॉमिक में कैसे ज़रूरत है। लेजिस्लेचर जो है इनकॉर्पोरेट है परफॉर्म करने के लिए हमारे मुसलसल के जो टास्क हैं रेगुलेशन में, और हमें इसकी ज़रूरत है स्टेट को, और क्यों ज़रूरत है टू परफॉर्म विद द रिगार्ड कि हम उसको परफॉर्म कर सकें रिगार्ड के साथ, किस बात के लिए, ट्रेड के लिए और बिज़नेस के लिए। उसके बाद हमें बात बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ जो हैं उनको फ्री होना चाहिए फॉर्मुलेट पॉलिसी करने के लिए, पॉलिसियों को फॉर्मुलेट करने के लिए किस चीज़ में, फ्रेमवर्क में, बोर्ड लेजिस्लेटिव पॉलिसी में, और हमें बोर्ड लेजिस्लेटिव पॉलिसी में हमें एम्बॉयडेड किया गया है इनेबलिंग एक्ट के लिए। उसके बाद ताकि हम एक्ट करने के लिए काबिल हो सकें, उसके बाद ये पॉसिबल है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी कैन लेजिस्लेट के, इसके क्या हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जो है वो लेजिस्लेट कर सकती हैं। उसके बाद हमें फॉर्म्स देखनी है लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मेन फॉर्म्स ऑफ डेलीगेटेड और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कौन सी हैं। अब हम जब ये देखने जा रहे हैं तो कौन सी सबसे पहले कॉलोनियल है, फिर एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, म्यूनसिपल है और ऑटोनोमस है। ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ, अब हमें अगला सवाल आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्लासिफिकेशन क्या है। इस पर भी हम दोबारा इसी तरह इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के टॉपिक पे आ जाएंगे।
मतलब कि आंसर जो हमें अगर सवाल में क्लासिफिकेशन लिखा है तो पहले सारा जो पहले हमने पढ़ा था वो सारा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन में बताया गया है फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की फॉलोइंग क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन है, फिर डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है, फिर पर्पस बेस्ड क्लासिफिकेशन है, फिर अथॉरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है और फिर नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। हमारे पास कितनी क्लासिफिकेशन है? 5 क्लासिफिकेशन। अब हम इनको पढ़ते हैं। टाइटल बेस्ड में सबसे पहले हमने रूल्स लिखने हैं, रेगुलेशन लिखने हैं, ऑर्डर लिखने हैं, बाय लॉज लिखने हैं, डायरेक्शन लिखनी है और स्कीम्स लिखनी है। रूल्स में लिखना है द टर्म रूल इज़ डिफाइन द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 जो कि बनाया गया है इसमें बनाया गया है और ये मेड की एक्सरसाइज करने के लिए जो कि पावर कन्फर्म करती हैं इनेक्टमेंट से। इसमें इंक्लूड है रूल्स जो प्रोसीजर सबऑर्डिनेटिव लॉ के। उसके बाद रेगुलेशन क्या है विद द रिगार्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स मेकिंग। ये जो टर्म है रिलेट करती है सिचुएशन से जहाँ पावर दी जाती है, फिक्स डेट फिक्स होती हैं, क्यों होती हैं इन्फोर्समेंट के लिए किसी एक्ट के, और ग्रांट करती है हमें एग्जाम्पशन क्यों करती हैं, एग्जाम्पशन कहाँ से करती है, एक्ट से क्यों करती है, फॉर टू फिक्स प्राइस वगैरह के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद ऑर्डर क्या है, द ऑर्डर हमें यूज़ की गई है टर्म क्यों की है वेरियस फॉर्म्स में लेजिस्लेटिव के और क्वासाई जुडिशियल डिसीजन है। ऑर्डर जो है स्पेसिफिक और जनरल दोनों किस्म के हो सकते हैं। अब हम बाय लॉज में आ रहे हैं। बाय लॉज का मतलब इसमें क्या है, ये इसका मतलब है कि रूल है जो कि समी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ में होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं, एक्ट के होते हैं या लेजिस्लेचर के होते हैं। उसके बाद डायरेक्शंस हमें पूछे गए बताने हम लोगों ने। डायरेक्शन क्या है, ये एक्सप्रेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग की जो कि अथॉरिटी के अंडर होती हैं और रूल्स और ऑर्डर्स में बनाई जाती हैं देयर उनके मेयर देयर अंडर बनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद ये जो होती हैं रिकमेंडरी होती है और मैंडेटरी होती हैं, और ये जो मैंडेटरी होती हैं इन पे फोर्स ऑफ लॉ होती है। इफ़ मैंडेटरी दे अगर मैंडेट क्या है, इफ़ मैंडेटरी दीज हैव द फोर्स ऑफ लॉ, अगर मैंडेटरी हैं तो उन पर फोर्स ऑफ लॉ होगी। उसके बाद हम स्कीम देखेंगे। ये स्कीम में क्या लिखा हुआ है, स्कीम का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी क्या होती है, अथोराइज क्यों होती है, लेट डाउन द फ्रेमवर्क के लिए होती हैं, और विद इन विच अथॉरिटी इज़ प्रोसीड, और जिसमें अथॉरिटी प्रोसीड होती है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन कौन सी वाली है। डिस्क्रिशन बेस्ड 2 क्लासिफिकेशन है। पहले को हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहेंगे और दूसरी को हम कंडीशनल और कॉन्टिजेंट लेजिस्लेशन कहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है प्रोसेस होती है जो कॉन्सिस्ट होती हैं डिस्क्रिशनरी एलिब्रेशन और रूल्स और रेगुलेशन में, और कंडीशनल क्या होती हैं, इसका मतलब होता है कि स्टैट्यूट जो हैं वो सिर्फ इफेक्टिव होते हैं जो कि गिवन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में और फाइंड करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन जो कि हमें डिफाइन होता है स्टैट्यूट में। हमारी क्लासिफिकेशन क्या है, अभी हमने इतना कुछ बड़ा क्लासिफिकेशन है, इसके मतलब क्यों आई है, इसका पर्पस क्या हो सकता है। इसका पर्पस हो सकता है या तो इनेबलिंग एक्ट हो सकता है, या तो एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन एक्ट हो सकता है, या तो सस्पेंडिंग एक्ट हो सकता है, या अल्टरनेटिव एक्ट हो सकता है, या टेक्सटिंग एक्ट हो सकता है, सप्लीमेंट्री एक्ट हो सकता है, प्रूविंग एंड सेंसेशनिंग एक्ट हो सकता है, क्लासिफाइंग एंड फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स एक्ट हो सकता है, या पेनल्टी फॉर वायलेशन एक्ट हो सकता है, या क्लैरिफाई द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट एक्ट हो सकता है। ये भी हमने जितना ज़्यादा पढ़ा था उसकी वजूहत दिए हैं, और ये जो मैंने जो हेडिंग्स बता दिया, अगर आप चाहें तो उसको एक एक लाइन खुद भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको बताती हूँ। इनेबलिंग एक्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो डेलीगेटेड ये इसका मतलब होता है जो पावर होती है जो डेलीगेट की होती है एग्जीक्यूटिव पावर को अपॉइंट करने के लिए, वो डे ऑफ द एक्ट होती है टू कम इनटू द डे ऑफ एक्ट होती है कि ऑपरेशन मतलब उसमें कम इनटू ऑपरेशन, जब वो ऑपरेशन में आते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट क्या होती है, ये पावर होती है वो डेलीगेशन की जो कि एक्सटेंड की जाती है ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेरी एक्ट की ड्यूरेशन में की जाती है, विच इज़ टू कम जो एक्ट में आती है ऑन द डे ऑफ गिवन पीरियड। ठीक हो गया। ये इनेबलिंग कब आती है, कम इन ऑपरेशन डे ऑफ द एक्ट आती है, अपॉइंट डे ऑफ एक्ट होती है, इनेबलिंग इसके बाद एक्सटेंशन होती है, कम एट द
एट अ गिवन पीरियड, ठीक हो गया। टेम्परेरी एक्ट विच इज़ टू कम एट द एंड एट अ गिवन पीरियड, ठीक हो गया। ये गिवन पीरियड के एंड में आती है एक्सटेंशन वाली जो है। इसके बाद सस्पेंडिंग एक्ट कौन सा होता है? सस्पेंडिंग एक्ट पावर होती है जो कि डेलीगेटेड होती है, जो सस्पेंड की जाती है ऑपरेशन ऑफ एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के ऑपरेशन में। उसके बाद अल्टरनेशन एक्ट क्या होती है? ये पावर होती है, मॉडिफाई होती है जो दी गई होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में, और केसेस जो होते हैं उसको डिस्क्राइब करती है लेजिस्लेशन बाय रेफरेंस से करती है, ठीक हो गया। उसके बाद पावर जो हमारी अल्टरनेशन होती है, ये हमारी लिमिटेड पावर होती है। अल्टरनेशन हमारी लिमिटेड हो गई है, ठीक हो गया। उसके बाद टैक्सिंग एक्ट होती है, ये जो हमारी कोर्ट्स होती हैं इसमें क्या हेल्ड किए जाती हैं डेलीगेशन टैक्सिंग पावर की ही क्यों की जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को की जाती हैं, जो हमें प्रोवाइड करती हैं पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट, और क्या होती हैं क्लियरिफाई करती हैं हैज़ क्लियरली लेड डाउन, और ये क्लियरली लेड डाउन होती है। उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री एक्ट्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एक्ट क्या है? हमारी पावर जो होती है दी गई होती है एजेंसीज़ को रूल मेकिंग मेक द रूल टू एलिब्रेट के लिए। उसके बाद सप्लीमेंट जो होती है ये हेल्प होती है वर्क करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स के जो कि हमें दिए हैं एक्ट में। उसके बाद अप्रूविंग एंड सेंसनिंग एक्ट है हमारे पास, जो कि हमें इस टाइप ऑफ लेजिस्लेशन में हमें डेलीगेट नॉट में हमें नहीं बनाते रूल बाय टू द अप्रूव द रूल फ्रेम, ठीक हो गया। किसे रूल फ्रेम से बाय द अदर स्पेसिफिड किसी और स्पेसिफाइड अथॉरिटी से। उसके बाद हमें क्या है क्लासीफाइंग एंड फिक्सिंग स्टैंडर्ड एक्ट क्या होती हैं? हमारे पास आज कुछ पावर दी गई होती है अथॉरिटी को जो कि फिक्स होती हैं, स्टैंडर्ड वेरीफाई होती हैं, क्वालिटी और फिटनेस होती है, क्वालिटी या फिटनेस होती है क्यों होती है? ह्यूमन कंजप्शन के लिए। उसके बाद पेनल्टी ये हमारे पास है पेनल्टी फॉर वायलेशन एक्ट क्या है? कुछ दफ़ा ना जो पावर्स होती हैं उसे हम डेलीगेट करते हैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को कि प्रिस्क्राइब करने के लिए पनिशमेंट के लिए, जो कि क्यों की जाती हैं? वायलेशन ऑफ रूल्स के लिए की जाती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या क्लैरिफाई द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट एक्ट क्या है? इस केस में जो पावर होती है डेलीगेटेड होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को क्यों होती है? इशू करने के लिए इंटरप्रिटेशन या मुख्तलिफ किस्म के प्रोविजन होती हैं। इनेबलिंग किस बात के लिए होती हैं? इनेबलिंग ऑफ प्रोविजन होती है क्यों होती है? ऑफ इनेबलिंग एक्ट के लिए होती है। उसके बाद अथॉरिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास अब अथॉरिटी बेस्ड कौन सी क्लासिफिकेशन है? अब हम उसकी तरफ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल जो हैं बेस्ड होते हैं पोजीशन में, अथॉरिटी मेकिंग रूल में। अगर ये अथॉरिटी फर्दर डेलीगेट हो, ये जिसके लॉज होते हैं, लॉज मेकिंग पावर होती है, कुछ दफ़ा जो होती है अदर अथॉरिटी या को रिटेन की जाती है, जो जनरल कंट्रोल होता है या जो सब्सटेंशियल नेचर होती है उसके ऊपर। इसमें कोई डेलीगेशन नहीं होती जो कि अट्रैक्ट कर सके डॉक्ट्राइन को या नॉन प्रोटेक्ट डेलीगेटर को। उसके बाद नेचर हमारे पास क्या है कि इसकी नेचर क्या? नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास कौन सी है? नॉर्मल डेलीगेशन है और एक्सेप्शनल डेलीगेशन है। नॉर्मल डेलीगेशन में भी हमारे पास दो हैं, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पॉजिटिव हमारे पास सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डालेंगे नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन, फिर हम नॉर्मल डेलीगेशन लिखेंगे, नॉर्मल डेलीगेशन हम पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव में लिखेंगे वेयर द लिमिट ऑफ डेलीगेशंस आर क्लियरली डिफाइंस इन द इनेबलिंग एक्ट, ठीक हो गया। जहाँ पे डेलीगेशन जो है क्लियरली डिफाइन की गई होती है। इनेबलिंग एक्ट में नेगेटिव कौन सी होती है? जहाँ पे हमारी डेलीगेशन होती है एक्सप्रेस की गई होती है नेगेटिव टर्म में, डज नॉट इंक्लूड पावर, जिसमें पावर इंक्लूड नहीं होती है, और डू नॉट सर्टेन थिंग, और बहुत सी चीज़ें नहीं होती है, जैसा कि लेजिस्लेट ऑन मैटर ऑफ पॉलिसी या इम्पोज टैक्सेशन वगैरह, ठीक हो गया, या इम्पोज ऑफ टैक्सेशन। बस एक्सेप्शनल डेलीगेशन क्या होती है? इंस्टेंस ऑफ एक्सेप्शनल डेलीगेशन जो होती हैं, डेलीगेशन में भी ये हो सकती हैं, कोई क्या हो सकती हैं? पावर जो होती हैं लेजिस्लेट की, जो कि मैटर ऑफ प्रिंसिपल में होती हैं। उसके बाद पावर ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होती हैं। उसके बाद लिमिटेशन फंक्शन कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक हो गया। लिमिटेशन फंक्शन होते हैं वो डेलीगेट नहीं हो सकते,
कैसे नहीं हो सकते, अब हम वो पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द फंक्शंस विच कैन नॉट बी डेलीगेट। बहुत से फंक्शन है जो कि डेलीगेट नहीं हो सकते। अब हम इसको तरफ देखते हैं। सबसे पहले इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन। सब क्या होता है, इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन होते हैं जो कि डेलीगेट नहीं हो सकते। उसके बाद रिपील ऑफ लॉ जो है, पावर ऑफ रिपील ऑफ लॉ जो है, ये डेलीगेट नहीं हो सकती किसी एजेंसी को। उसके बाद मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि डेलीगेट नहीं हो सकती किसी बॉडी अथॉरिटी को मॉडिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है जो कि पार्लियामेंट खाली पास करता है एनी लॉ, कोई भी लॉ या रिट्रोस्पेक्टिवली सब्जेक्ट जो है प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट एनी अथॉरिटी, पर किसी अथॉरिटी को नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, फ्यूचर एक्ट कौन सा है, ये हमारा लेजिस्लेचर है जो कि डेलीगेट नहीं होता। कैन नॉट बी डेलीगेटेड, जो कि डेलीगेट नहीं होता, पावर को नहीं डेलीगेट करता। जिससे बाय विच द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट अडॉप्ट द लॉ, जिससे एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं कर सकती और में पास नहीं कर सकती यहाँ फ्यूचर में, फ्यूचर को पास इन द फ्यूचर। और एज दिस इज़ इसेंशली अ लेजिस्लेटिव फंक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद ये लेजिस्लेटिव फंक्शन में इसेंशियली है। उसके बाद ऑस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स का लेजिस्लेचर जो है इम्पावर नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिव को, और जो बाय विच द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स में आउटसाइड में, जिस कोर्ट आउटसाइड होती है, ये हमारी प्योर लेजिस्लेशन फंक्शन है। उसके बाद कंट्रोल एंड सेफ गार्ड ऑफ डेलीगेशन कौन सा है, ये भी हमारे पास दो हैं, एक जुडिशियल कंट्रोल और एक हमारे पास लेजिस्लेटिव कंट्रोल है। पहले हम जुडिशियल कंट्रोल करेंगे, फिर हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल करेंगे। जुडिशियल कंट्रोल की हेडिंग में लिखा हुआ है कि ये हमारा अल्ट्रा वाइड्स इनेबलिंग एक्ट है। उसके बाद दैट हम पॉइंट जो प्रॉपर पॉइंट है वो क्या है, दैट इट इज़ द अल्ट्रा वाइड्स इनेबलिंग एक्ट। दूसरे हमें क्या बताया गया है, ये वाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरी हमें बताई गई है, ये हमें मेड की जाती है अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्ट जो हमें लॉ हमें प्रिस्क्राइब किया होता है। ये हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो तीनों लाइन है एग्जैक्ट वो बात क्या है, नंबर 1 that is ultra wires that enabling act, number 2 that it is ultra wires the constitution, number 3 that it is not made in accordance with the procedure prescribed by law। ठीक हो गया। उसके बाद हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल कर रहे हैं। इस पर हम क्या करेंगे, एवरी डेलीगेट जो तमाम लेजिस्लेशन होती है क्या एवरी डेलीगेट लेजिस्लेशन सब्जेक्ट होती है अथॉरिटी के लिए और कंट्रोल कर सकती है प्रिंसिपल को। पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है। पार्लियामेंट कंट्रोल का ओवर कैसे होती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, और उससे क्या दी जाए, एक शुड बी लिविंग कॉन्टीन्यूटी एज कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसरी है। उसके बाद कुछ मोड्स हैं पार्लियामेंट कंट्रोल के, डायरेक्ट जनरल कंट्रोल, डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल। ठीक हो गया। पहले हम डायरेक्ट जनरल कंट्रोल बताएंगे और फिर हम डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल बताएंगे। डायरेक्ट जनरल कंट्रोल में क्या है, दो डिबेट द एक्ट विच contain delegation in parliament। उसका दूसरी बात हमें बताई है, दो द क्वेश्चन एंड नोटिस। तीसरी बात, दो मूविंग रेजोल्यूशन एंड नोटिस इन द हाउस। चौथी बात हमें बताई गई है, दो द प्राइवेट मेंबर्स बिल सीकिंग मॉडिफिकेशन। ठीक हो गया। इसके बाद हमें डेलीगेशन कैन नॉट, उसके बाद डायरेक्ट पे हमने भी डायरेक्ट जनरल कंट्रोल पढ़ा था। डायरेक्ट स्पेशल कंट्रोल में हमें क्या बताया गया है, ये जो मैकेनिज़्म है एक्सरसाइज का होता है टेक्निक्स से जो कि लेइंग होती हैं, जो कि टेबल में लेइंग होती हैं, हाउस रूल्स में या रेगुलेशन जो फ्रेम होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में। इसकी हम प्रॉपर जो लाइन है वो क्या, दिस कंट्रोल मैकेनिज्म इज एक्सरसाइज थ्रू द टेक्निक्स ऑफ लेइंग ऑन द टेबल ऑफ हाउस रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। उसके बाद क्या, डेलीगेशन कैन नॉट फर्दर डेलीगेटेड। ठीक है, डेलीगेट जो है फर्दर डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट फर्दर डेलीगेट नहीं हो सकता। उसके बाद हमने 11वीं बात में लिखना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्रिंसिपल सुप्रीम सबऑर्डिनेटिव लेजिस्लेशन एंड डेलीगेटिव लेजिस्लेशन। इन सब के हमने डिफरेंसेस लिखने हैं जो हमने भी सब कुछ पढ़ लिया।
ये हम लिखने जा रहे हैं, ये लिखेंगे। अब ये क्या लिखना है, लेजिस्लेशन एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इवन आफ्टर, यहाँ तक कि डेलीगेशन जो पावर की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की लेजिस्लेट करती है क्या हमें बेयर लेफ्ट है द पावर टू रिवोक सच पावर, रिवोक पावर एंड लेजिस्लेशन इटसेल्फ द सब्जेक्ट। उसके बाद हमें बताया लेजिस्लेशन जो है हमारे पास जो है कॉम्पिटेंट है डेलीगेशन पावर की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में क्यों है, टू डिस्चार्ज क्वासी लेजिस्लेशन फंक्शन के लिए है, मगर जो है हमारी कुछ मतलब सच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो नहीं कर सकती इसको तब्दील, वो इसको तब्दील नहीं कर सकती ही डेलीगेट्स को। वो जैसे कि क्वासी लेजिस्लेशन फंक्शन जो है एक अदर अथॉरिटी है, एक अदर अथॉरिटी है। उसके बाद ये वाली हमने 2-3 लाइनें लिखनी है। उसके बाद डेलीगेशन, अगली बात अपने लिखनी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है क्या हो सकती है, टेस्टेड हो सकती है कोर्ट से। उसके बाद टच स्टोन्स होती है रीज़नेबिलिटी की, मगर जो कोर्ट है उसको ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो केस प्रिंसिपल सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन में। उसके बाद बोनाफाइड्स है और बोनाफाइड और रीज़नेबलनेस होनी चाहिए जो कि हम प्रज्यूम करते हैं फेवर ऑफ लेजिस्लेशन में। उसके बाद अगली बात हमें बताई गई है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है हमारे एक्सप्रेसली एक्सक्लूड नहीं हो सकते पार्लियामेंट से इन लॉज में, ठीक है, इन लॉज में नहीं है, लिखा है कि पार्लियामेंट इन लॉज मेड बाय, जो कि पार्लियामेंट में जो लॉज बने होते हैं जहाँ, जबकि जो प्रिंसिपल है इनको नहीं हो सकता एक्सक्लूडेड एक्सरसाइज क्वासी लेजिस्लेटिव पावर से, यहाँ तक कि पेरेंट एक्ट स्पेसिफिकली परमिट्स टू डू सो, यहाँ तक कि पेरेंट एक्ट से इजाज़त दे इस बात की। उसके बाद हम क्या करें, प्रिंसिपल सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन फंक्शंस जो है डिस्चार्ज करते हैं पार्लियामेंट को एक्सरसाइज पावर करने के लिए, ड्राइव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है हमारे पास आउटकम है पावर का जो कि जनरली वेस्टेड होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में उसकी एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट से, और सम केसेस में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन भी होती है। उसके बाद प्रिंसिपल हमारे पास सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट होना चाहिए किस चीज़ के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, बट मगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है हमारे पास होनी चाहिए कन्फर्मेटरी, किस चीज़ के साथ, कन्फर्मेटरी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पेरेंट एक्ट बोथ, ठीक हो गया। ये हमारे पास पेरेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के साथ होनी चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन जो है हमारे पास सुप्रीम इन नेचर है, जबकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारे पास सबऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट इट इवेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ तक कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन एंड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कोई भी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट हो जाए प्रिंसिपल लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, फॉर्मर जो होगा प्रीवे हासिल करेगा बाद में मस्ट गिवन बाय वे टू द फॉर्मर वे जो होगा फॉर्मर की तरफ देगा। उसके बाद हमारे पास क्या, एक्सेसिव डेलीगेशन इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक्सेसिव डेलीगेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें हमें 4 बातें बताई गई हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ, प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट इंक्लूडेड इट्स प्रीएमेबल, तीसरी बात हमें बताई हुई है स्कीम ऑफ लॉ, चौथी बात हमें बताई हुई है फैकल्टी एंड सर्कमस्टेंसेस बैकग्राउंड इन विच लॉ इज़ इनेक्टेड। इसमें मैं ये बताया गया था कि हमने जो पक्की या पुख्ता तौर पे इस्टेब्लिश कर दिया है एक्सेसिवनेस डेलीगेशन में लेजिस्लेटिव पावर में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो लेजिस्लेचर है हमें फर्स्ट डिस्चार्ज करता है इसेंशियल लेजिस्लेचर फंक्शन को, उसके बाद जो है ये डेलीगेट कर सकता है एंसिलरी को और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन फंक्शंस को, वो जो कि जनरली टर्म पावर है टू फिल अप डिटेल, ठीक हो गया, जनरली टर्म क्या, टू फिल अप द डिटेल है। उसके बाद जो लेइंग डाउन पॉलिसी हमारे पास गाइडलाइंस है, लेजिस्लेचर जो है उसे कन्फर कर सकता है डायरेक्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव की एजेंसी में, किस बात का, टू एग्जीक्यूट लेजिस्लेचर के पॉलिसी के लिए, और वर्क आउट कर सकता है डिटेल्स में, किसमें कर सकता है, फ्रेमवर्क ऑफ
पॉलिसी एंड गाइडलाइंस में कर सकता है। ठीक हो गया। उसके हमारे पार्टिकुलर लेजिस्लेशन सफ़र एक्सेसिव लेजिस्लेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन डिसाइडेड हैं वो ये हैं: सब्जेक्ट मैटर लॉज, प्रोविजन ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडेड, प्रीएमेबल, स्कीम ऑफ लॉ, फैक्युलिटी एंड सर्कमस्टेंसेस, बैकग्राउंड। ये हमारे हो गया। उसके बाद हमारे अगला सवाल आ सकता है: एप्लीकेशन ऑफ डेलीगेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक हो गया। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में ये किस तरह अप्लाई की जा रही है इस पर हम लिख सकते हैं। उससे पहले हमने वही सब लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद जो मुख्तलिफ की डेफिनेशंस के बाद अपनी मीनिंग वगैरह सब कुछ लिखने के बाद हमने लिखना है डेलीगेट लेजिस्लेशन इन यूके में क्या होती है, सॉवरेंटी हमारी सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो अप्लाई करती है पार्लियामेंट में अनलिमिटेड पावर है। क्यों करती है? किसी भी लॉ बनाने में या कोर्ट जो क्वेश्चन नहीं कर सकती ऑफ क्वेश्चन ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ ऑन एनी या किसी भी ग्राउंड में। उसके बाद जो रिजल्ट थ्योरी है ये हमारे पास पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है हमारे किसी भी अमाउंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर में। किस बात के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के लिए। इसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारे पास यूएसए में है, इसकी हमारे पास थ्योरी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है एक्सेप्टेड नहीं है थ्योरी में, क्योंकि दो हमारे पास डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हमारे पास एक्सेप्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए के आर्टिकल 1 में, जिसके 3 ऑर्गन्स हैं कि स्टेट हमारी सेपरेटेड हैं और इंटरफेयर नहीं कर सकती है एक दूसरे में। उसके बाद डेलीगेशन नॉन प्रोटेक्ट डेलीगेशन है। डेलीगेशन हमारे पास डेलीगेशन इसकी लाइन हमारे पास है: डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेटेड, और कोई डेलीगेट जो है वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमें इन प्रैक्टिस में हमें क्या बताया गया है, पनामा रेफरिंग को वर्सेस सीओ वर्सेस रयान। हमारी किसकी डेट क्या है? 1935 293 US 388 हमारा केस है। उसके बाद हेल्ड का बाद US सुप्रीम कोर्ट द बाय मेजोरिटी हेल्ड दैट डेजिग्नेशन इन फेवर प्रेसिडेंट वन देयर फॉर द इम्प्रेसिबल एंड द एक्ट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक हो गया। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंडिया में बताई गई है इंडिया में ऑब्जर्व किया गया है कि प्रैक्टिस में कि लेजिस्लेशन है जो है डेलीगेट हो सकती है। इसके जो लेजिस्लेटिव पावर है, सब्जेक्ट है, इसको दे सकती है पॉलिसी। उसके बाद लेजिस्लेचर जो हमारे पास है ले डाउन कर सकता है लीगल प्रिंसिपल्स को, और प्रोवाइड हमें स्टैंडर्ड कर सकता है, हमें गाइडलाइन का हर्ज दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है, प्रोमलगेट लेजिस्लेशन कर सकता है। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पाकिस्तान में हमारे पास है, और हमें आर्टिकल्स बताए गए हैं आर्टिकल 88 में, आर्टिकल 99 में, आर्टिकल 154, आर्टिकल 198 के 6 में, 71 के 4 में, 72 के 1 में। ये तमाम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल्स हैं। ये हम एक बार बुक से पढ़ लें ताकि पता चल जाए इसमें क्या है। इस सब में हमें पाकिस्तान में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बताया गया। इसके बाद जब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, हमारे पास जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसके हमें बहुत से फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। सबसे पहले हम डेलीगेट लेजिस्लेशन जो होती है हम क्या पढ़ेंगे? एडवांटेज हमारे पास इसके 4 हैं और डिसएडवांटेज भी हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सर्व्स टाइम ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारी पार्लियामेंट का टाइम बचाती है। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारी फ्लेक्सिबल है। उसके बाद तीसरी बात, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स हमें एक्सपर्ट लेजिस्लेशन करती है। उसके बाद हमारे पास न्यू स्टैंडर्ड्स टू बी सेट अप करती है। ये हमारे पास चारों बातें हैं एडवांटेज के लिए, और डिसएडवांटेज के लिए हमारे पास 4 बातें हैं। वो ये हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइड डिस्क्रिशन है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉ लीड्स इंस्टेबिलिटी है। तीसरी बात हमें है कि मोर पावर करप्ट मोर और करप्ट्स मोर, मतलब जितनी पावर होगी उतनी करप्शन होगी। उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और एप्लीकेशन है। ये इतना सा सवाल था। अब हम इस पर कंक्लूजन लिखेंगे कि जो भी हमने पढ़ा उस पर हमने कंक्लूड करते हैं कि पार्लियामेंट पासिस जो है या पास कर सकती है स्केलेटन जो होते हैं लेजिस्लेशन में, जो कि लीज करते हैं एवरीथिंग किस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को क्यों करता है, जो को प्रोवाइड करता है रूल्स मेकिंग पावर को डेलीगेट करता है अंडर द
अंडर साइजलाइजेशन, और ये जो हमारे ये जो है दिस ट्रेंड ब्रिंग्स अस टू द नीड मैट्रिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देयर इज़ नो एनी प्रोविजन, यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है जो कि स्टार्ट करती है जुरिडिक्शन ऑफ डेलीगेटलाइजेशन के। और ये जो प्रिंसिपल है एक्सेप्टेड है प्रैक्टिस में, और ये जो पावर है हमें कैन नॉट बी गिवन एब्सोल्युटली एज राइटली। ये किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन, सेड बाय द लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन क्या कह रहे हैं? पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ठीक हो गया, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ग्रेट मैन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज बैड मैन। ठीक हो गया, ये हमारा इतना सा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का था। इतना ही जो भी हमारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो भी सवाल आएगा वो इनमें से ही कोई आएगा, और हम सारा पढ़ेंगे तो हमें सारी याद हो जाएगा।